आज जो हम टॉपिक आपके सामने लाए हैं, है ना, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बॉटनी, है ना। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नाउ ये चैप्टर की बात अगर करें, है ना, ये यूनिट की अगर बात करें तो इस यूनिट के अंदर आपकी एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसमें चैप्टर नंबर 1 जो दिया हुआ है, पहले एनसीईआरटी में दिया जाता था, है ना, अब हटा दिया गया। दैट वाज लिविंग वर्ल्ड, दैट वाज लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसका बहुत सारा पोर्शन जो है अभी है नहीं एनसीईआरटी में, बट हम इसको ज़ीरो से ही पढ़ेंगे, हम इसमें कोई चीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो चैप्टर इसमें है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा 2 और चैप्टर्स आते हैं इसमें, है ना। सो इसके अलावा आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, और चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। डन। नाउ आज की क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट से, या विच वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, जो है लिविंग वर्ल्ड। डन। शुरुआत से मैं कर रहा हूँ, जो आपकी नई एनसीईआरटी उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी इसकी। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको पुरानी एनसीईआरटी के कुछ पेज भी साथ में लेके आया हूँ, सो दैट आप कोरिलेट कर सकते हो कि हम कोई भी चीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट जो भी मैं इधर पढ़ाऊँगा प्लीज़ आपको सारा कुछ ही पढ़ना है, सारा कुछ ही याद रखना है, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। डन। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, बिकॉज चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड, है ना। और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पहले ही एक वर्ड आता है लिविंग। ठीक है, और अगर आप लिविंग वर्ल्ड को लिटरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि लिविंग वर्ल्ड या लिविंग का मतलब क्या होता है, सो अगर मैं एकदम ले लैंग्वेज में इसको बोलूँ, है ना, एकदम सिंपल तरीके से इसको बोलूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिविंग का मतलब होता है समथिंग जिसके पास क्या होती है, जिसके पास ज़िंदगी होती है, जिसके पास लाइफ होती है ना। एनीथिंग दैट कंटेन्स लाइफ कैन बी कॉल्ड एज लिविंग, है ना। किसी भी चीज़ में अगर जान है, किसी भी चीज़ में अगर ज़िंदगी है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको लिविंग बोल सकते हैं। डन। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अरेज होता है कि सर बायोलॉजी में हम लिविंग किस चीज़ को बोलेंगे। ठीक है, तो लिविंग उसे बोलेंगे जिसके पास लाइफ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। लेकिन लाइफ किस चीज़ का नाम है, या लाइफ किस चिड़िया का नाम है, तो इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ व्हेन वी डिफाइन लाइफ इन बायोलॉजी, हम बोलते हैं कि लाइफ जो है ना, लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किन का? मॉलिक्यूल्स का, ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल जो है, जो आपस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स या यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे रीज़न क्या है, या ये क्यों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दैट expresses itself, ठीक है, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो कहना मैं क्या चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लाइफ, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि लाइफ जो है ना, लाइफ इज़ नॉट समथिंग, मतलब वेरी शुड बी फेयर ऑफ कि क्या है,
तो लाइफ को हम एकदम बायोलॉजी में सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सर लाइफ जो है ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। मतलब जहाँ मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ एटम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में चल रहा है या एटम्स के बीच में चल रहा है। नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से या इस यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेक्शन की वजह से ये जो लाइफ है ये अपने आप को फिर एक्सप्रेस करेगी, ठीक है ना। ये लाइफ जो है ये बनी है यूनिक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से। वंस इट इज़ फॉर्मड ना, फिर ये लाइफ अपने आप को एक्सप्रेस करती है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। मतलब फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है ना, देयर इज़ अ सेल लाइक दिस, ठीक है। और इस सेल के अंदर मान के चलो रिएक्शन चल रहा है फॉर ABCDEF टाइप ऑफ रिएक्शन चल रही है, क्लियर। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेल है दिस इज अ लिविंग सेल, ठीक है ना, ये एक लिविंग सेल है ना। मैं इसको लिविंग कब बोलूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो सबसे बेसिक प्रेरिक्विजिट है वो क्या है कि इस सेल के अंदर होनी चाहिए क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सेल को लिविंग बोलना चाहता हूँ तो उसके लिए इस सेल के पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे ABCDEF मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख दिए जिनकी इंट्रैक्शन की वजह से क्या हो रही है बेटा, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, क्लियर। नाउ अगर इस सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है, अगर इस सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये सेल लिविंग है। डन। नब ये लिविंग का सबूत इस सेल के पास क्या होगा, हाउ आई कैन टेल कि दिस सेल इज लिविंग, तो वो मेरे को पता चलेगा कि अगर इस सेल के अंदर लिविंग नेचर है या लाइफ है, तो ये सेल अपनी लाइफ के होने की सबूत को, है ना, लाइफ के होने की प्रेजेंस को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब अगर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रही है मतलब ये लिविंग है, अगर नहीं चल रही है तो मतलब ये लिविंग नहीं। डन। नाउ जब इस सेल के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलेंगी, ठीक है ना, तो इन केमिकल रिएक्शंस का एंड रिजल्ट क्या होगा या इन केमिकल रिएक्शंस का एंड पे मकसद क्या होगा, क्लियर है। ये केमिकल रिएक्शंस एंड पे इस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल में हो क्यों रही है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे जब ये सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस होंगी तो इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है ना, इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये सेल जो है ना ये कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस सेल विल परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ, है ना। सो मतलब दिस एक्टिविटी विल लीड टू ग्रोथ, दिस एक्टिविटी विल लीड टू डेवलपमेंट, है ना। दिस एक्टिविटी विल लीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, will lead to the property of responsiveness, है ना। This activity will lead to the process of reproduction, ठीक है। This activity will lead to the process of adaptation, it will develop the property of adaptation in this very particular cell, है ना। This property will also lead to the character of organization, तो मतलब ये सेल ऑर्गेनाइजेशन का करेक्टर भी शो करेगी, है ना। ये मेटाबॉलिज्म का करेक्टर भी शो करेगी। डन। ये रिजेनरेशन का करेक्टर भी शो करेगी, ठीक है ना। डैश एंड डैश एंड डैश, क्लियर है। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग बोलते हो तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे वो ग्रो करेगा, वो डेवलपमेंट शो करेगा, वो रेस्पॉन्सिवनेस का करेक्टर दिखाएगा, वो रिप्रोडक्शन शो करेगा, वो एडेप्टेशन दिखाएगा, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा, वो मेटाबॉलिज्म दिखाएगा, वो रिजनरेशन दिखाएगा, क्लियर है। लेकिन इस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो सारी चीज़ें दिख रही है आपको, ये कैसे पॉसिबल हो जाती है, ये पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट आर ऑकरिंग इन दिस वेरी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डन। नाउ इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को किसने डेवलप करा, इसको डेवलप करा बाय द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, क्लियर है। सो नाउ इन शॉर्ट आप क्या याद रखेंगे, एनीथिंग इफ इट हैज़, सुनना प्लीज आंसर, एनीथिंग इफ इट हैज़ दीज क्वालिटीज जो मैंने अभी बोली है, बिकॉज उसमें केमिकल रिएक्शन चल रही है और वो केमिकल रिएक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर क्या है, लाइफ है। डन है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। नाउ जब हमने अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा,
तो व्हाट वी फाउंड इज़ कि यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं या बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं। लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो व्हाट वी फाउंड इज कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। आगे मैं जाकर डिटेल में डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स, बट अभी के लिए याद रखेंगे। तो हमने जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा व्हाट वी फाउंड इज कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है ना, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिनको मैं लिख सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड द डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, नाउ अभी के लिए आप बस इतना याद रखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं विच आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिनको हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 व्हाट वी हैव सीन इज कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे क्या मतलब होता है। इसके अलावा हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डन। तो अभी के लिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें मैं बोल क्या रहा हूँ, बस आप इतना अभी के लिए याद रख सकते हैं। आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा दोबारा कि आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई भी फीचर है, ठीक है, एनी फीचर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे हम इंसान है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, हम बात कर सकते हैं, हमारे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। तो ऑल फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। जैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट शेप एंड साइज होगा, सब ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, सब में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। डन। नाउ इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, कैरेक्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा इधर मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और एक कैरेक्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इसके अलावा होम्योस्टैसिस, डन। इसके अलावा अगर देखें तो कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। और इसके अलावा एडेप्टेशन, ठीक है, एवोल्यूशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो सकते हैं, एवोल्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा एजिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एजिंग आती है ना, बुढ़ापा आ जाता है, और फाइनली डेथ। डन। सो अगर आप ये सारे फीचर्स देखेंगे ना, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। और इन सारे फीचर्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। डन है ना यहाँ तक। तो इधर तक आई होप कोई दिक्कत है नहीं। नाउ बिकॉज मैंने अभी भी लाइफ की बात करी है, तो लाइफ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये हमें इन बायोलॉजी रिसेंटली पता चला, ठीक है ना। रिसेंटली से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कल परसों पता चला, मतलब बहुत सालों पहले पता चला। शुरुआत में लोगों को ज़्यादा आइडिया था नहीं इन सारी चीज़ों का। डन ना। हुआ क्या कि जब अर्ली लोगों ने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, सो उन्होंने सारी दुनिया के अंदर या आई वुड से अर्थ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स या जितनी भी चीज़ें थी उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को बोला इनएनिमेट और एक हिस्से को बोला एनिमेट, ठीक है ना। ये इनएनिमेट एंड एनिमेट का क्या चक्कर है, इसको एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो मतलब जो पुराने लोग थे, ठीक है ना, जिनको ज़्यादा कुछ बायोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है, जब उनने पूरे आसपास की अपनी सराउंडिंग्स को चेक करा, सो व्हाट दे ऑब्जर्व्ड इज, ठीक है, व्हाट दे ऑब्जर्व्ड इज कि यार हमारी सराउंडिंग्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं,
ठीक है, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब दीज थिंग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। नाउ ये जो टाइप 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इन्होंने इस टाइप 1 को बोला इन एनिमेट मैटर। क्या बोला? इन एनिमेट मैटर, ठीक है, सब आपकी पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, डन। और दूसरे को बोला एनिमेट मैटर, ठीक है, इन एनिमेट मैटर एंड एनिमेट मैटर, डन। नाउ जब इनसे पूछा गया कि सर ये इन एनिमेट मैटर क्या चीज़ है, ठीक है ना, या एनिमेट मैटर क्या चीज़ है, तो शॉर्टकट में इधर मैं बोल देता हूँ, ये जो एनिमेट वर्ड है ना, एनिमेट का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, मैं इधर ऐड कर देता हूँ। तो एनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेट का मतलब होता है लिविंग। सो एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ, एनीथिंग दैट इज़ लिविंग बिट, ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ, एनीथिंग दैट इज़ लिविंग बिट, ठीक है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा? एनिमेट बोलूँगा। और आपको ये भी पता है कि लिविंग का और एक नाम भी होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोटिक, बिट, है ना। सो कोई भी जानदार चीज़, ठीक है ना, जिसमें लाइफ है, उनको मैं एनिमेट बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, बैक्टीरिया ले लो, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड एज एनिमेट, डन। नाउ जब इनसे पूछा गया कि सर इन एनिमेट का मतलब क्या होता है, तो आप गेस कर ही चुके होंगे, इन एनिमेट का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। इन एनिमेट का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, क्लियर है। सो सारे नॉन लिविंग चीज़ों को, ठीक है, नॉन लिविंग, डन। तो सारे नॉन लिविंग चीज़ों को हम बोलेंगे इन एनिमेट, ऑल्सो कॉल्ड एज एबायोटिक, डन है ना। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? एनिमेट, डन है ना यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेत, जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरज की रोशनी, है ना, ये सब किस में आएगा? पुराने ज़माने के लोगों के हिसाब से ये सब इन एनिमेट में आएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जीवित है तो जीवित चीज़ें किस में आएंगी? वो आएंगी एनिमेट में, डन है ना यहाँ तक। तो ये पहली चीज़ आप इधर अंडरस्टैंड करेंगे कि इन एनिमेट एंड एनिमेट का जो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा सा आइडिया है, वो क्या लिखा हुआ है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ ये एनिमेट चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। ये जो एनिमेट चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन एनिमेट चीज़ों के अंदर बेटा बहुत सारी स्पीशीज़ आएंगी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, है ना। मतलब एनिमेट में बिकॉज सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सब आएगा ना, इनमें प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, है ना। फिर एनिमल्स में सारी स्पीशीज़ आएंगी, जैसे पॉरिफेरा भी आएगा, सीलेंट्रेटा भी आएगा, टीनोफोरा भी आएगा, वर्टिब्रेट भी आएगा, इनवर्टिब्रेट भी आएगा, ऑल दैट, है ना। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर एनिमेट मैटर की बात करूं, ये सुनना प्लीज़ ध्यान से, एनिमेट मैटर की बात करूं, तो एनिमेट मैटर के अंदर बिकॉज बहुत सारी स्पीशीज़ आती है, सुनना प्लीज़ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनिमेट मैटर के अंदर बिकॉज बहुत सारी स्पीशीज़ आती है बेटा, ठीक है। अब मान के चलो एज इंसान आप सोच रहे हो, ये समझना प्लीज़ ध्यान से, आप मान के चलिए आपने अपने आसपास अगल बगल में अपनी सारी स्पीशीज़ को एक बार देखा, ठीक है। तो आपने उसमें सारी स्पीशीज़ देखी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, लोअर एनिमल्स भी, हायर एनिमल्स भी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। नाउ फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये वो इंसान है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द इंसान बेटा, ठीक है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो अभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दुनिया की सारी स्पीशीज़ को देख रहा है। ना जब ये दुनिया की सारी स्पीशीज़ को देख रहा है ना, देखते हुए बेटा इसके दिमाग में ख्याल आया, सुनना प्लीज़ ध्यान से, देखते हुए इस इंसान के दिमाग में ख्याल आया, और वो ख्याल क्या आया बेटा? इसने सोचा कि यार मैं तो खुद इंसान हूँ, ये समझना ध्यान से, मैं तो खुद इंसान हूँ, और बिकॉज मैं इंसान हूँ तो जो रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ आसपास में है, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ इंसान के अलावा, इंसानों के अलावा आसपास में है, वो सब फालतू स्पीशीज़ है। फालतू से मेरा कहने का मतलब है इन अ वे कि वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कौन है बेटा, जितना इंसान है। ये क्लियर है? तो ये आया आइडिया नंबर 1 इसके दिमाग में, क्लियर है? अब नज़र रखिए प्लीज़ ध्यान से। नाउ मान के चलो फॉर एग्जांपल इसी के बगल में और एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, समझना ध्यान से प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, इसने भी अपने आसपास सारी स्पीशीज़ को देखा, और इसके दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं तो इंसान हूँ, फॉर श्योर आई वुड से मोस्ट एडवांस्ड एनिमल इन दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बट खाली मैं इंपॉर्टेंट इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए नहीं हूँ, बाकी स्पीशीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो फॉर एग्जाम्पल इंसान के आसपास प्लांट्स नहीं होते तो क्या इंसान जिंदा रहता? नहीं। मान के चले इंसान के आसपास सर जो बाकी एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, हनी बीज है, ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स अब आसपास देख अगर वो नहीं होते, क्या इंसान जिंदा रहता? कभी नहीं रहता। सो अगर इंसान जिंदा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
बाकी ऑर्गेनिजम्स, बाकी स्पीशीज जो है ना वो इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? नाउ बिकॉज इंसान अपने हिसाब से, ये अपने कंपैरिजन में रेस्ट ऑफ द स्पीशीज को देख रहा है, तो इस वजह से इंसान के दिमाग में दो ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, ख्याल नंबर 1, अदर स्पीशीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अदर स्पीशीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जितना इम्पॉर्टेंट कौन है? इंसान है। और दूसरा इंसान है, वो बोल रहा है कि अदर स्पीशीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना? इक्वली इम्पॉर्टेंट मतलब एक समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, दूसरा समझ रहा है नहीं दूसरा समझ रहा है नहीं कि मैं जितना इंपॉर्टेंट हूं इस दुनिया के लिए, बाकी स्पीशीज भी बराबर उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डन। नाउ ये जो पहला ख्याल इस इंसान के दिमाग में आया कि सर बाकी स्पीशीज बेकार है, खाली मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, इस व्यू को बेटा, या इस सोचने के नज़रिए को, ठीक है, इस सोचने के तरीकों को बेटा हम बायोलॉजी में बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। डन। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है और बाकी ऑर्गेनिजम्स को इन्फीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है और बाकी स्पीशीज़ को इन्फीरियर, ऐसे सोचने के नज़रिए को बायोलॉजी में बोला जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। डन। लेकिन अगर बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर कोई इंसान अपने आप को बराबर मान रहा है, अपने आप को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑल अदर स्पीशीज जो दुनिया में प्रेजेंट है, तो ऐसे सोचने के तरीके को हम नाम देते हैं बायोसेंट्रिक व्यू। क्या नाम देते हैं? बायोसेंट्रिक व्यू नाम देते हैं, बायोसेंट्रिक व्यू। क्लियर हुआ? सो दैट मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर स्पीशीज को देखने के नज़रिए दो टाइप्स के हैं। ईदर दे आर इक्वल मतलब बायोसेंट्रिक, ईदर दे आर अनइक्वल मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक। डन। नाउ मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये वाले टाइप के इंसान हो, ठीक है, आप ये वाले टाइप के इंसान हो कि आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो और बाकियों को इन्फीरियर समझ रहे हो। तो सबसे पहले मेरे को बता, क्या ये सोचने का तरीका अच्छा है कि ख़राब है? नहीं, ये बिल्कुल ख़राब तरीका है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्लियर है ना? क्यों नहीं सोचना चाहिए? बिकॉज अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, ठीक है ना, और रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ को इन्फीरियर समझते हो, तो फॉर श्योर आप उस स्पीशीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे, आप उसकी तरफ देखोगे नहीं, आप उस स्पीशीज़ के बारे में पढ़ोगे नहीं, आप उस स्पीशीज़ के बारे में सोचोगे नहीं कि यार ये मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है और कैसे नुकसानदायक हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हनी बी सबको पता है बेटा, हनी बी, है ना, मधुमक्खी सबको पता है बेटा, है ना। सो मान के चलो एज ए इंसान मैं समझ रहा हूँ कि यार मैं इंसान हूँ, हनी बी तो कुछ है नहीं, तो क्या हम इससे हनी ले सकते हैं? नहीं। क्या हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है? नहीं। सो अगर हम हनी बी के बारे में जानते हैं, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि हमने इसको बराबर समझा है, हमने इसको इक्वली इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के लिए समझा है। आप अंडरस्टैंड करो ना? सो दैट मीन्स अगर किसी इंसान की एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ के लिए, तो ये खराब व्यू है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये एक गंदी सोच है, ये एक खराब सोच है। इससे कभी भी नॉलेज ऑफ द एनिमल्स, नॉलेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बढ़ेगी नहीं बेटा। लेकिन अगर आपकी बायोसेंट्रिक व्यू है, आप सबको बराबर समझोगे, सबको इक्वली इंपॉर्टेंट समझोगे, तो फॉर श्योर आप बाकियों के बारे में पढ़ेंगे, बाकियों के बारे में जानेंगे, और जब आप बाकियों के बारे में पढ़ोगे, बाकियों के बारे में जानोगे, तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारी नॉलेज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डन। तो ये हमने अभी तक दो चीज़ें समझी। वन, कि लिविंग वर्ल्ड नाम चैप्टर क्यों पढ़ा है, लिविंग का मतलब क्या है, लाइफ की डेफिनेशन क्या है, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो इसमें क्या क्या फीचर हमें देखने को मिल सकते हैं, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, ये हमने पढ़ा। और फिर हमने देखा कि पुराने ज़माने में लोगों ने और पूरे मैटर या ऑर्गेनिजम्स को या ओवरऑल बायोलॉजिकल चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इनएनिमेट एंड एनिमेट। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, एनिमेट मतलब लिविंग। बिकॉज लिविंग में बहुत सारी स्पीशीज़ आएंगी, तो कुछ लोग स्पीशीज़ को अपने से कम समझते हैं और कुछ लोग उनको क्या करते हैं? बराबर समझते हैं। डन। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इनएनिमेट कंपोनेंट्स भी होते हैं और एनिमेट कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इनएनिमेट कंपोनेंट्स में आएंगे ऑल नॉन लिविंग एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड एनिमेट में आएंगे ऑल लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। लिविंग वर्ड, बायोटिक वर्ड जो निकला है बायोस से, बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है। एंड एनीथिंग दैट हैज लाइफ विल बी कॉल्ड एज लिविंग।
डन। चलिए फिर आपने दो व्यूज पढ़ी, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंड बायोसेंट्रिक व्यू। ह्यूमन स्पीशीज सुपीरियर, मतलब हम अपने आप को ऊपर समझेंगे, बाकियों को नीचे। वेरी लेस प्रोग्रेस, अगर किसी इंसान की ऐसी सोच है तो उसकी नॉलेज में, उसकी सोच में, है ना, डेवलपमेंट में कम प्रोग्रेस होगा, बिकॉज आप बाकियों को कुछ ही नहीं समझते बेटा, और आप बाकी स्पीशीज से इंटरेक्शन भी नहीं करेंगे। ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग बायोडाइवर्सिटी। डन। आगे चले, नेक्स्ट पे चलता है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में टॉपिक दिया था, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्यूज। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्यू क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जांपल ये एक कपल है बेटा, ठीक है, एंड इस कपल में ये फादर का रोल प्ले कर रहा है और ये मदर की रोल प्ले कर रही है, फादर एंड मदर, है ना। नाउ इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और इनके दो बच्चे पैदा हुए, दो बच्चे, ठीक है। दो बच्चे पैदा हुए, डन। ये लड़की पैदा हुई और ये लड़का पैदा हुआ, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे बताओ कि इस माँ बाप की बच्चे के साथ अगर मेरे को रिलेशनशिप देखनी है, या इस माँ बाप की इन बच्चों के साथ अगर मेरे को सिमिलरिटी देखनी है बेटा, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा? दैट विल बी बिटवीन दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, है ना, और दैट रिलेशनशिप विल बी चेक्ड बिटवीन दिस एंड दिस और दिस एंड दिस। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना कि अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप माँ बाप को लोगे तो दिस इज मदर एंड फादर, दे रिप्रेजेंट जनरेशन वन, है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं जनरेशन वन, दिस इज जनरेशन वन, है ना, तो ये है जनरेशन वन। और अगर आप इस भाई बहन को चेक करेंगे, ये भाई बहन रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेशन टू, ठीक है, तो भाई बहन रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेशन टू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेशन टू, ठीक है। समझना प्लीज ध्यान से। नाउ जब भी आप, सुनना प्लीज ध्यान से, जब भी आप बिटवीन द टू जनरेशन सिमिलरिटी चेक करेंगे, जब भी आप बिटवीन द टू जनरेशन सिमिलरिटी चेक करेंगे, जैसे अगर आप इस केस में ध्यान से देखेंगे तो मैं माँ बाप की सिमिलरिटीज़ को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना, किन के साथ? उनके बच्चों के साथ। तो माँ बाप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरेशन वन को, ठीक है, बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरेशन टू को, ठीक है ना, माँ बाप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरेशन वन को और बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरेशन टू को। सो अगर मैं बिटवीन द टू जनरेशन्स बेटा रिजेंबलेंस को चेक करता हूँ या सिमिलरिटीज़ को चेक करता हूँ, तो ऐसी पर्टिकुलर चेकिंग वाली प्रोसेस को हम नाम देंगे, या ऐसी पर्टिकुलर सिमिलरिटी को हम नाम देंगे वर्टिकल सिमिलरिटी, वर्टिकल सिमिलरिटी, ठीक है। और इस व्यू को हम नाम देते हैं वर्टिकल व्यू, वर्टिकल व्यू, डन। नाउ मान के चलो फॉर मैं इन दो के बीच में सिमिलरिटी चेक करना चाहता हूँ, मतलब इस भाई और बहन के बीच में सिमिलरिटी चेक करना चाहता हूँ। सो दैट मीन्स आई एम चेकिंग दिस सिमिलरिटी इन वन जनरेशन और बिटवीन द टू जनरेशन। ये मैं खाली एक जनरेशन में चेक कर रहा हूँ कि दो जनरेशन में चेक कर रहा हूँ? ये मैं खाली एक जनरेशन में चेक कर रहा हूँ ना। सो ऐसी पर्टिकुलर सिमिलरिटी को हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी बोलते हैं, ऐसी पर्टिकुलर सिमिलरिटी को हम हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और इस व्यू को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल व्यू, डन। सो अगर विद इन द जनरेशंस है, ठीक है, विद इन द जनरेशंस है तो वो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी कहलाएगा, और अगर बिटवीन द जनरेशंस है, ठीक है, अगर बिटवीन द जनरेशंस है बेटा, वो क्या कहलाएगा? वो सीधे सीधे कहलाएगा वर्टिकल व्यू, डन। तो आई होप हॉरिजॉन्टल व्यू एंड वर्टिकल व्यू आपको समझ आ गया ना। और एक बात मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं इधर दो टर्म्स लिख देता हूँ, मैं बोलूँगा इंटर जनरेशन व्यू, या मैं लिखूंगा इंट्रा जनरेशन व्यू, ठीक है ना। एक में मैंने लिखा इंटर जनरेशन व्यू और दूसरे में मैंने लिखा इंट्रा जनरेशन व्यू, ठीक है। तो बताइए इंटर जनरेशन में क्या आएगा और इंट्रा जनरेशन में क्या आएगा? तो इंटर जनरेशन में आएगा वर्टिकल, आएगा ना,
और इंट्रा में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। डन। तो ये भी ख़त्म हो गया हमारा। यहाँ तक आई होप किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। डन है ना यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ अब हम आते हैं एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट की ज़िंदगी के ऊपर, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम है मेयर साहब बेटा, ठीक है ना। पूरा नाम इनका है अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके मॉड्यूल्स के ऊपर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि मेयर साहब जो है, इनकी पैदाइश हुई 5 जुलाई 1904 में, ठीक है। नाम है अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो अंकल जी इधर जो है, इन्हीं का नाम अर्नेस्ट मेयर है। तो अर्नेस्ट मेयर साहब का पैदाइश जो हुआ है वो हुआ है कब, 9 जुलाई 1904, और ये पैदा हुए कैम्पटन जर्मनी में। डन। नाउ फिर ये बेचारे इस दुनिया से चले गए, ठीक है ना। और इनका देहांत जो हुआ, ठीक है ना, इनकी जो डेथ हुई बेटा वो हुई 3 फरवरी 2004 में, 3 फरवरी 2004 में। डन ना। अगर आप दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, पैदाइश हुई 1904 में, डेथ हुई 2004 में, सो दैट मीन्स लगभग ये इंसान जो है ये इस दुनिया में कब तक रहा, ये 100 सालों तक रहा। तो पहली बात तो ये होगी, ठीक है। तो ही लिव्ड फॉर 100 ईयर्स। दूसरी बात, 100 से और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर दुनिया में दुनिया के बेस्ट टॉप साइंटिस्ट को जमा किया जाए, ठीक है, अगर दुनिया में दुनिया के बेस्ट टॉप 100 साइंटिस्ट को जमा किया जाए, तो उन 100 साइंटिस्ट में, ठीक है, 100 टॉप साइंटिस्ट, ठीक है, 100 टॉप साइंटिस्ट को जमा किया जाए, तो उन 100 टॉप साइंटिस्ट में पुरानी एनसीईआरटी में लिखा भी था ये बात, फॉर श्योर एक नाम किसका होगा, अर्नेस्ट मेयर साहब का होगा। डन। ये होगी पहली बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि अर्नेस्ट मेयर साहब जो है, अर्नेस्ट मेयर साहब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है ना, एज अ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस इन 1953। सो ही वॉज अ प्रोफेसर, ठीक है ना, ही वॉज अ फैकल्टी एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और जिस डिपार्टमेंट को इसने ज्वाइन किया था उसका नाम था फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, और ज्वाइन कब किया था, 1953। डन। और फिर 1975 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया, ठीक है। 1953 से 1975 तक ये यहाँ पे काम कर रहे थे। क्लियर। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब एक काम कर रहे थे, इनको एक दुनिया में एक बेहतरीन खिताब मिला, ठीक है ना, एक लक़ब मिला, दैट इज़ अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी, ठीक है। सो इनको एक टाइटल दिया गया है, तो प्लीज़ याद रखना। तो मेयर साहब को अपनी काम के दौरान, ठीक है ना, एक टाइटल दिया गया, एक टाइटल दिया गया, ठीक है। और वो टाइटल क्या है, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी। डन। नाउ इसके अलावा बिकॉज मेयर साहब एक बेहतरीन साइंटिस्ट माने जाते थे अपने ज़माने में, और आज भी फॉर श्योर माने जाते हैं, तो इनको बायोलॉजी में ओवरऑल साइंस में बड़े 3 खिताब दिए जाते हैं, ठीक है ना, 3 बड़े प्राइज़ दिए जाते हैं, जैसे बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज़। तो मेयर साहब इज़ द ओनली साइंटिस्ट बेटे जिसको ये तीनों अवार्ड्स मिले हैं। इनको बाल्जन प्राइज़ मिला 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी मिला 1994 में, एंड क्रेफोर्ड प्राइज़ मिला 1999 में। क्लियर है। सो इन 3 खिताबों को बेटा हम एक साथ बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का मतलब होता है 3 प्राइजेस का नाम, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का खिताब किस साइंटिस्ट को मिला है, मेयर साहब को मिला है, ठीक है। ट्रिपल क्राउन का मतलब होता है नेम ऑफ दीज 3 प्राइजेस, क्या, बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज। यहाँ तो क्लियर है ना। इसके अलावा डार्विन का नाम तो फॉर श्योर आप सबने सुना ही होगा, है ना। तो मेयर साहब को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोला जाता है, तो ये प्लीज़ याद रखना, हु इज़ नेम्ड एज द
डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेयर साहब इज ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डन। नाउ मेयर साहब ने इस सब के अलावा और एक बेहतरीन काम भी किया। ही वॉज अ साइंटिस्ट जिसने पहली बार स्पीशीज़ को डिफाइन करा। तो ही गेव द डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। अब बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा फॉर श्योर, बट सबसे पहले याद रखेंगे मेयर साहब की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है। तो मेयर साहब की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ही हैज़ बीन टाइटल्ड एज द अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ zoology. He is also known as Darwin of the 20th century. He has been awarded with the Triple Crown of Biology. Triple Crown of Biology is the name of these three prizes: Balzan Prize, International Prize of the Biology, and Crawford Prize. And besides all of this, he gave the biological concept of species. तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, क्लियर है। नाउ अब हम आते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है उसके ऊपर एक बार आ जाता है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। नाउ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ जो है ना बेटा, इसका सिंपल में मतलब क्या होता है कि अगर एक ग्रुप है स्पीशीज़ का या एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, ठीक है ना, और वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस को हम क्या नाम देते हैं, हम उसको बायोलॉजिकल स्पीशीज़ नाम देते हैं। क्लियर है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर, तो चलिए अब समझते हैं हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में मेयर साहब ने क्या बोला, मेयर साहब ने बोला कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, या एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो एक नेचुरल पॉपुलेशन में रहते हैं। नेचुरल पॉपुलेशन का मतलब होता है जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, ठीक है। मतलब ये किसी कन्फाइंड हैबिटेट में, किसी पिंजरे में, किसी जू में बंद नहीं है, तो ये आर प्रेजेंट इन द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जो एक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं हाईलाइट कर देता इस चीज़ को, तो इंटरब्रीड यहाँ पे लिखा गया है। तो इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मैं इधर ऐड कर देता हूँ। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, इधर ऐड कर देते हैं। तो इंटरब्रीडिंग का मतलब है यहाँ पे कि मेंबर जो सेम स्पीशीज़ के, ठीक है, जो सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं वो आपस में मेट कर सकते हैं, ठीक है ना, अंडर नेचुरल कंडीशंस। तो इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, SPS मतलब स्पीशीज़, ठीक है ना, कैन मेट विथ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस खाली ह्यूमंस के साथ मेट करेंगे, ठीक है, डॉग्स खाली डॉग्स के साथ मेट करेंगे, काउस खाली अपनी स्पीशीज़ के साथ मेट करें, हॉर्स अपनी स्पीशीज़ का मेट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या वर्ड है, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, ठीक है ना। अब आगे लिखा है नेचुरल पॉपुलेशन। नेचुरल पॉपुलेशन का मतलब होता है जो उनका नेचुरल हैबिटेट होगा, ये किसी कन्फाइंड या किसी बंद जगह पे हम उनको ज़बरदस्ती मजबूरन मेट नहीं करवा रहे, ठीक है। आगे लिखा है और एक लाइन, जो रिप्रोडक्टिवली बाकी स्पीशीज़ के साथ क्या होता है, आइसोलेटेड होते हैं। अगर मैं ऐड कर देता हूँ, विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स या अदर सच स्पीशीज़। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने का मतलब हुआ, मैं इधर ऐड कर देता हूँ इसको। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का यहाँ पे मतलब है दैट दे कैन नॉट सक्सेसफुली इंटरब्रीड, है ना, ये सक्सेसफुली इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, सक्सेसफुली इंटरब्रीड नहीं कर सकते, सक्सेसफुली इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी और ग्रुप के साथ, किसी और स्पीशीज़ के साथ, ठीक है। इसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस सक्सेसफुली इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि वो आगे जाके जो बच्चा पैदा होगा वो भी एक फर्टाइल बच्चा ही पैदा होगा, ठीक है ना, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आगे और प्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो सक्सेसफुल ब्रीडिंग का मतलब यही होता है। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में अपने मेंबर्स या अपनी स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर सकता है। सक्सेसफुली इंटरब्रीड करने का मतलब हुआ कि वो फर्टाइल बच्चों को पैदा कर सकता है,
और वो ऐसा काम किसी दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर के साथ नहीं कर सकता है। सो दैट मीन्स दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर के साथ वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इधर मैं हटा देता हूँ इसको एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐड कर देता हूँ इधर, हमारे पास एक मेल डंकी है, ठीक है ना। तो मेल, हमारे पास एक मेल डंकी है, मेल डंकी है, ठीक है। और हमारे पास एक फीमेल हॉर्स है, ठीक है ना। एक फीमेल हॉर्स है, एक मेल डंकी है और एक फीमेल हॉर्स है। डन। तो सबसे पहले मेरे को बता, क्या मेल डंकी या क्या डंकी एंड हॉर्स सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं? नहीं, ठीक है। तो बिकॉज ये सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स नहीं है और मैंने इनको ज़बरदस्ती क्या करवाया, ज़बरदस्ती इनका इंटरकोर्स करवाया, ठीक है ना। ना इंटरकोर्स की वजह से क्या होगा, इनका एक बच्चा पैदा होगा। ये ज़रा नज़र रखिए प्लीज़ ध्यान से, इनका एक बच्चा पैदा होगा। तो सबसे पहले ये नेचुरल हैबिटेट में तो पैदा नहीं हुआ, ये कन्फाइंड हैबिटेट में पैदा हुआ है। नाउ अगर इनका बच्चा पैदा हुआ तो क्या मैं इनको बायोलॉजिकल स्पीशीज मान सकता हूँ? दैट डिपेंड्स अपॉन कि ये बच्चा जो इधर पैदा हुआ क्या ये आगे बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर ये आगे बच्चा पैदा करेगा मतलब ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है, तो भैया ये बायोलॉजिकल स्पीशीज बन गई, है ना। लेकिन अगर ये नहीं कर पाया, सो दैट मीन्स ये एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल स्पीशीज नहीं। तो इनके बच्चे को बेटा म्यूल नाम देते। क्या नाम देते? ये प्लीज़ याद रहे, म्यूल। सो जब एक मेल डंकी, अच्छा ये भी याद रखेंगे, मेल डंकी को बेटा कॉमनली हम जैक बोलते हैं, ये जैक स्पैरो, जैक बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं, फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं। क्लियर है। तो जब एक मेल डंकी मतलब जैक, फीमेल हॉर्स मतलब मेयर का एक कन्फाइनड हैबिटेट के अंदर, ठीक है, कन्फाइनड हैबिटेट के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया जाएगा तो उनका जो बच्चा पैदा होगा विच इज़ कॉल्ड एज म्यूल, तो ये बच्चा फर्टाइल बच्चा नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। मान के चलो फौज मैंने उल्टा करा दिया, मैंने ले लिया मेल हॉर्स, मैंने लिया मेल हॉर्स, मेल हॉर्स, ठीक है। और मैंने ले लिया फीमेल डंकी, मैंने लिया फीमेल डंकी, ठीक है। मैंने फीमेल डंकी गधी ले ली, ठीक है। नाउ ये जो मेल हॉर्स है, मेल हॉर्स को हम स्टैलियन बोलते हैं, सिल्वेस्टर स्टैलियन, ठीक है। और फीमेल हॉर्स को हम जेनी बोलते हैं। तो ये सपनों वाली जेनी नहीं, ये गधी है, ठीक है, जेनी। नाउ जब मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी का आपस में कन्फाइंड हैबिटेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा तो इनका भी एक बच्चा पैदा होगा। नाउ क्या ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है? दैट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो बच्चा पैदा हुआ इसको हम हिनी बोलते हैं, हिनी बोलते हैं। ये फर्टाइल है कि नहीं है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये फर्टाइल नहीं होता है, ना म्यूल फर्टाइल होता है ना हिनी फर्टाइल होता है। दैट मीन्स बेटा ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ नहीं। क्लियर है। सो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होने के लिए सबसे पहले दोनों मेंबर सेम स्पीशीज़ को होने चाहिए, फिर वो एक नेचुरल हैबिटेट में होने चाहिए, फिर जब उनका नेचुरल हैबिटेट में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फिर जो उनसे बच्चा पैदा होगा वो बच्चा कैसा होना चाहिए बेटा? वो फर्टाइल होना चाहिए। सो अगर वो बच्चा फर्टाइल है तो बन गई बायोलॉजिकल स्पीशीज़, अगर वो फर्टाइल नहीं है तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ नहीं बनी। डन। तो पेन मेरा थोड़ा डाउन हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ जब तक ये थोड़ा चार्ज हो जाएगा। नाउ सेम चीज़ हम इधर भी देख सकते हैं। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेल लाइन लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको मेल लाइन दिख रहा है और इधर से मैंने एक फीमेल टाइगर ले ली, ठीक है। मेल लाइन लिया और फीमेल टाइगर ले ली। नाउ जब मैं एक मेल लाइन, ठीक है, एंड फीमेल टाइगर को एक कन्फाइंड हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब मैंने एक मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर का एक कन्फाइंड हैबिटेट के अंदर क्या करवा दिया? सेक्सुअल इंटरकोर्स करवा दिया। सो जो इनका बच्चा पैदा होगा ना बेटा, वो बच्चे को जो आपको इधर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज लाइगर। तो लाइगर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर एंड लाइगर फर्टाइल नहीं होता है। क्लियर। नीचे वाली पिक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, अब मैंने उल्टा कर दिया, अब मैंने मेल टाइगर ले दिया एंड फीमेल लाइन ले ली, मेल टाइगर एंड फीमेल लाइन। तो यहाँ जो बच्चा पैदा होगा दिस इज कॉल्ड एज टाइगोन। और टाइगोन भी कैसा होता है बेटा? ये भी इनफर्टाइल होता है। क्लियर है। सो शॉर्ट में आप याद रखेंगे, अगर एक स्पीशीज़ को आप बायोलॉजिकल स्पीशीज़ में लाते हो या कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ में लाते हो तो उसके लिए एक तो उनका सेम स्पीशीज़ का होना ज़रूरी है,
एक तो उनका आपस में रिप्रोडक्टिवली नॉन आइसोलेटेड होना ज़रूरी है, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होने चाहिए, वो नॉन आइसोलेटेड होने चाहिए, मतलब वो आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उनका जो बच्चा पैदा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो फर्टाइल बच्चा पैदा होना चाहिए। ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। डन। तो इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेल लाइन को लिया और मैंने यहाँ पे फीमेल टाइगर को लिया, टाइगर, इसको हम टाइग्रेस भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इनका जो बच्चा पैदा होगा कन्फाइंड हैबिटेट में, बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन बच्चा कैसा होगा बेटा, ये बच्चा होगा इनफर्टाइल, तो इस बच्चे को हम लाइगर बोलते हैं। तो एक मूवी भी आई थी अभी लाइगर, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मेल टाइगर को ले लूँ, है ना, मेल टाइगर, और कन्फाइंड हैबिटेट में फीमेल लाइन के साथ, विच इज़ ऑल्सो लाइनस, है ना, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करा दूँ, तो यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, बच्चा तो पैदा होगा बेटा, दिस बच्चा इज कॉल्ड टाइगोन, TIGON, तो ये भी कैसा होगा बेटा, ये भी इनफर्टाइल होगा। डन। तो ये हो गया बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। आई होप बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब एक बार NCERT की रीडिंग करते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो हमारी पुरानी NCERT में कहीं पे है भी कि नहीं। डन। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है NCERT में। सो बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग प्रोसेस का मतलब हुआ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आगे, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रख देता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिस्कशन चलेगा। आगे चलते हैं। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर जैसे विंड, सी एट्सट्रा, एंड सम अमंग एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब जो पुराने लोग थे उनको आइडिया था इनएनिमेट क्या होता है और एनिमेट क्या होता है। तो इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, एनिमेट मतलब लिविंग, ठीक है। आगे, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगन मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। सोसाइटीज विच इंडल्जेड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, वो लोग जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, बाकियों को इन्फीरियर समझते थे, उन्होंने ज़्यादा तरक्की बायोलॉजी में नहीं करी, उन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस बायोलॉजी में नहीं करी, बिकॉज उनकी नॉलेज लिमिटेड रह गई। Systematic and monumental description of life forms brought in out of the necessary detailed systems of identification, nomenclature and classification. The biggest spin-off of the studies was the recognition of the sharing of similarities among the living organisms both horizontally and vertically. The horizontal view and vertical view. That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth. Was a revolution which humbled man and led to the cultural movements for conservation of the biodiversity, ठीक है। तो जब लोगों को पता चला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है, वो आपस में रिलेटेड है, तो इस तरीके से लोगों को थोड़ा एहसास हुआ और इनने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो लिखा है ना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसका मतलब है दे आर रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सब में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड से मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि सब में DNA RNA मिलेगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड सब में मिलेगा। इट कैन बी DNA और इट कैन बी RNA, क्लियर। तो ये हमारी NCERT की रीडिंग थोड़ी बहुत खत्म हो गई। तो इसमें हॉरिजॉन्टल व्यू भी देखा आपने, ठीक है, वर्टिकल व्यू भी देखा, एंथ्रोपोजेनिक भी देखा, बायोसेंट्रिक भी देखा, वो सब इसमें इंक्लूड आता है। डन। आगे चलते मेयर साहब के बारे में, तो ये मैं रीड नहीं कराऊंगा, ये आप खुद पढ़ेंगे, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया मेयर साहब के बारे में। नाउ अब आगे चलते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखा था, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा था कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं, अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलती है, ठीक है। नाउ ये अमेजिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, अमेजिंग का मतलब हुआ डाइवर्सिटी, अमेजिंग का मतलब हुआ डाइवर्सिटी, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मिलना, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मिलना मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स का मिलना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का मिलना, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। ना अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, सो एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे
तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। अभी तक के हिसाब से, मतलब अगर मैं करंट हिसाब की बात करूं, अभी तक के हिसाब से हमने क्या देखा कि हमारे आसपास अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है, ठीक है ना। कितनी? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे आसपास की अभी तक नून डिस्कवर्ड डाइवर्सिटी कितनी है? नून डिस्कवर्ड डाइवर्सिटी कितनी है? तो हमारे आसपास की अभी तक की नून डिस्कवर्ड डाइवर्सिटी जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, ठीक है। तो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। क्लियर है? तो मतलब इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास देखने को मिलेंगे आपको। डन। तो इसमें प्लांट्स भी आएंगे, इसमें एनिमल्स भी आएंगे। क्लियर? नाउ इस नोन डाइवर्सिटी में आगे जाके इंशाल्लाह जब आपको टीचर्स पढ़ा देंगे, है ना, कोई एनिमल किंगडम पढ़ा देगा, कोई प्लांट किंगडम पढ़ा देगा, तो आगे जाके आप देखोगे कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जो है ना वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो मतलब प्लांट्स की डाइवर्सिटी कंपेरेटिवली क्या है बेटा? कम। डन। दूसरी बात विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नाउ ये डाइवर्सिटी किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। वेदर दिस डाइवर्सिटी विल इंक्रीज और वेदर दिस डाइवर्सिटी विल डिक्रीज, ये डिपेंड करता है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जिनको आपकी एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत मेंशन करा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी ने आगे क्या लिखा है कि डाइवर्सिटी जो होती है ना बेटा, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। तो इसको मैं कहाँ पे ऐड कर दूँ? तो न्यूक्लिक एसिड को मैं हटा देता हूँ, मैं इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो लिखा है कि डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। डाइवर्सिटी जो है डिपेंड करती है किस पे? कॉन्फ्लिक्ट पे एंड कोऑपरेशन पे, कॉन्फ्लिक्ट पे एंड कोऑपरेशन पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ सीधे लड़ाई, शॉर्ट में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ? लड़ाई। शॉर्ट में स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए लड़ना, ठीक है। कॉपरेशन का मतलब हुआ एक साथ मिलकर काम करना, वर्किंग टुगेदर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। वर्किंग टुगेदर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। सो मतलब हमारे आसपास एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो मिलके काम करती है, बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है। अगर स्पीशीज़ अगेंस्ट काम करेगी तो दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, अगर स्पीशीज़ मिलके काम करेगी दैट इज़ कॉल्ड एज कॉपरेशन। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको मैं फर्दर एलॉबरेट कर देता हूँ, हल्का सा कहना मैं क्या चाहता हूँ। तो ये मैंने आपको ऊपर वाली कैलकुलेशंस बता दी, तो इसको मैं थोड़ा और एलॉबरेट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ, नजर रखना प्लीज़ ध्यान से, ये आप आगे जाके पढ़ोगे इंशाल्लाह एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूंगा। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल दो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन चल रहा है कि हम एक ही टाइप का खाना खाएंगे, कंपटीशन चल रहा है कि हम एक ही जगह रहेंगे, या कंपटीशन चल रहा है कि हम फीमेल के साथ मेट करेंगे, ठीक है ना। सो ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप, शेर एक हिरन के पीछे दौड़ा है, ठीक है। फूड का कंपटीशन हुआ, दो शेर एक साथ लड़ रहे हैं बिकॉज उनको एक ही टेरिटरी में रहना है, तो स्पेस का कंपटीशन हुआ। दो शेर आपस में लड़ रहे हैं कि उनको फीमेल के साथ मेटिंग करना है, ठीक है ना। सो ये भी क्या हुआ बेटा? कंपटीशन हुआ। क्लियर है? तो कंपटीशन पहला एग्जाम्पल है, कंपटीशन पहला एग्जाम्पल है किसका? कॉन्फ्लिक्ट का। कंपटीशन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? तो यहां एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेगा। डन। दूसरा फॉर एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल पैरासिटिज्म का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटिज्म, ठीक है। तो मतलब एक पैरासाइट है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है। क्लियर है? बिकॉज वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएगा, अपना फायदा करेगा। सो दिस इज अगेन कॉल्ड एज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बेटा। क्लियर है?
कॉपरेशन की अगर मैं बात करूँ, इकोलॉजिकल कॉपरेशन, फॉर एग्जाम्पल दो ऑर्गेनिज्म मिलके रह रहे हैं बेटा, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, जैसे म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमेंसलिज्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हनी बी का एग्जाम्पल ले लो, म्यूचुअलिज्म में हनी बी जो है वो फ्लावर्स के पास जाती है, बीज जो है वो फ्लावर्स के पास जाती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज उनको फ्लावर से क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है ना, नेक्टर मिलता है, खाना मिलता है। और उल्टा बीज फ्लावर्स को क्या करती है? पॉलिनेट करती है। तो ये क्या हुआ? ये म्यूचुअलिज्म हुआ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्लियर? इसी तरीके से कॉमेंसलिज्म है, ठीक है ना। तो कॉमेंसलिज्म में एक बेनिफिट करेगा, ठीक है, और दूसरे को ना तो कोई खतरा है ना तो कोई नुकसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जांपल देता हूँ आपको, मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक ट्री है, उस पर एक परिंदे ने अपना नेस्ट बनाया, बर्ड्स नेस्ट। तो इस बर्ड को तो फ़ायदा मिला ना, बिकॉज इसको ट्री ने अपने ऊपर नेस्ट बनाने का मौका दिया, अपना घोंसला बनाने का मौका दिया। बट क्या इसमें इस ट्री का कोई नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कॉमेंसलिज्म। सो इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉपरेशन एंड इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब पॉपुलेशंस के अंदर डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कॉपरेशन भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट में बेटा लड़ाई होती है, एक मरेगा दूसरा जिएगा, और दूसरे में दोनों बेटा जीते हैं, किसी का नुकसान नहीं होता है। डन। तो ये और एक टॉपिक था आपके एनसीईआरटी में। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। डन। तो आगे चलता हूँ मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट जो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो हम अब आते हैं मेन मुद्दे पे शॉर्ट में, विच इज़ अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसको बोला जाता है और डिफाइनिंग फीचर किसको बोला जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स। सबसे पहली चीज़ जो आप ऊपर याद रखोगे कि कोई भी ऐसा फ्यूचर, ठीक है ना, कोई भी ऐसा कैरेक्टर या कोई भी ऐसा फीचर जो आपकी बॉडी में पाया जाए, कोई भी ऐसा कैरेक्टर या कोई भी ऐसा फीचर जो आपकी बॉडी में मिलेगा, तो ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर या ऐसे पर्टिकुलर फीचर को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डन। सो मतलब कोई भी फीचर अगर आपकी बॉडी में है, कोई भी फीचर अगर किसी प्लांट में है, कोई भी फीचर अगर किसी बैक्टीरिया में, किसी एनिमल में है, ठीक है ना, तो एनी फीचर प्रेजेंट इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा वो उसका क्या बन जाता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बोलना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लिखना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन करना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कॉन्शियसनेस का होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एडेप्टेशन शो करना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है ना, रिपेयर एंड रिजनरेशन करना ऑर्गन्स का इज अ कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सब किस में आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आते हैं। लेकिन डिफाइनिंग फीचर इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हम किस फीचर को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसको प्लीज ध्यान से सुनना। कोई भी ऐसा फीचर, ठीक है ना, जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, कोई भी ऐसा फीचर, ठीक है ना, जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, मतलब ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही होना चाहिए। एनी फीचर जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा या होना ही चाहिए, बट कभी भी किसी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा फीचर जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए बट किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर फीचर को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर। इसको हम क्या नाम देते हैं शिवाश? इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। क्लियर है? तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एनी फीचर दैट इज प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एनी फीचर दैट इज प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डन। डन। नाउ व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर एक ऐसा फीचर है जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। डन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स? तो आप खुद पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, ऑल फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना। तो डिफाइनिंग फीचर में क्या लिखा है? ऑल फीचर्स विच मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, ओनली बट नॉट इन द नॉन लिविंग बेटा, ऐसे फीचर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर। डन।
क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, जैसे हमने शुरुआत में लिखा भी था, पूरा लिस्ट लिखा था मैंने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेफिनेट शेप का होना है ना, डेफिनेट शेप एंड साइज, डेफिनेट शेप साइज का होना बेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। जैसे इवॉल्व होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन करना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेटाबॉलिज्म शो करना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है ना। सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। नाउ डिफाइनिंग फीचर जो है, डिफाइनिंग फीचर आर प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग बट नॉट इन द नॉन लिविंग। जैसे मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर भी है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। डिफाइनिंग क्यों है? बिकॉज ये खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, ये दुनिया के किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर है। जैसे कॉन्शियसनेस, ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। जैसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। तो आई होप आपको डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग या डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक आइडिया लग गया होगा कि डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो एनी फीचर विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बोला। और एनी फीचर विच इज प्रेजेंट इन द लिविंग बट नॉट इन द नॉन लिविंग, ये किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा, ये खाली लिविंग में देखने को मिलेगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर। एग्जाम्पल्स मैंने अभी सेट कर दिए, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, डेफिनेट शेप एंड साइज का होना, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, दे ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। डिफाइनिंग में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या आते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स आते हैं। डन। आगे चलते हैं अभी ना। अब हम क्या करेंगे, इन फीचर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे और इनको एक बार थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। डन। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आप खुद ही लिखेंगे अभी जो मैंने फीचर्स आपको लिखा दिए, दीज ऑल आर द फीचर्स, है ना। तो अब हम एक एक करके सबको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ दैट इज गोइंग टू बी द ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब ग्रोथ को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। पहला, इंक्रीज इन द मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ, ठीक है। मैं इधर ऐड कर देता हूँ कुछ। सो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं परमानेंट, permanent, irreversible, irreversible change in the size of a cell, organ or whole organism, और whole organism, ठीक है ना। यूजुअली accompanied by increase in, ठीक है ना, मास, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है ना, जो ऊपर ऑलरेडी लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो बिकॉज ग्रोथ को दो तरीके से डिफाइन करा जाता है, इंक्रीज इन मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ द सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ। इस वजह से इसको ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ भी बोला जाता है। डन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़ पे आता है। नाउ ग्रोथ दोनों दिखाते हैं, ठीक है। प्लांट भी ग्रो करते हैं और एनिमल भी ग्रो करते हैं, मतलब ग्रोथ प्लांट्स में भी होती है और ग्रोथ एनिमल्स में भी होते हैं ना। लेकिन दोनों की ग्रोथ के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको प्लीज़ याद रखनी ही रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल्स की बात करूं,
एनिमल जो है ना बेटा वो कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करता है, ठीक है ना। ग्रोथ जो एनिमल्स में है ऑकर्स अप टू अ सर्टेन एज, ग्रोथ ऑकर्स अप टू अ सर्टेन एज, सर्टेन एज मतलब एक एज तक ही एनिमल्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, डन। लेकिन अगर आप प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट्स तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, ठीक है। सो बिकॉज एनिमल्स की ग्रोथ एक हद तक होती है तो मतलब ये डिटर्मिनेट है, तो यहां हो रही है डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। बिकॉज यहां ग्रोथ रुक ही नहीं रही है बेटा, कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई एनिमल्स हैव प्लांट्स हैव इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, तो आंसर आएगा बिकॉज इनके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंड दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज, तो मैं ऐड कर देता हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो मेजरली दो जगह मिलते हैं, ठीक है ना, जो दो जगह मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी जगह मिलता है, एक मिलता है रूट टिप पे और एक मिलता है शूट टिप पे। तो बिकॉज ऑफ दिस इनकी क्या हो जाती है, इनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो जाती है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, बिकॉज बैक्टीरिया भी ग्रो करता है एंड हम जैसे ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं ना। नाउ लेकिन इधर भी थोड़ी सी फर्क है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखेंगे, जैसे मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, पेन दोबारा बैठ गया, 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, है ना। नाउ मैं तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखेंगे ना, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए बेटा बैक्टीरिया क्या करेगा, वो अपनी बॉडी को डिवाइड करेगा, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेगा, क्लियर है। सो अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखोगे ना, बैक्टीरिया के सेल डिवीजन में उसकी ग्रोथ हो रही है बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यही ग्रोथ बैक्टीरिया की क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन भी है। सो दैट मीन्स बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन ही उनका रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन ही उनका ग्रोथ होता है, या मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ ही उनकी रिप्रोडक्शन होती है या रिप्रोडक्शन ही उनकी क्या होती है बेटा, सेल डिवीजन भी होती है। सो दैट मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट जस्ट इन बैक्टीरिया, किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल को डिवाइड करता है, वो सेल डिवीजन से बेटा अपना रिप्रोडक्शन भी कर रहा होता है और अपनी ग्रोथ भी कर रही होती है ना। लेकिन मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं होता। मान के चलो फॉर एग्जांपल आज आप खेल रहे थे और खेलते खेलते आप गिर गए और आपकी बॉडी में कहीं पे कोई चोट लग गई या कहीं जख्म लग गया। नाउ बिकॉज आपकी बॉडी में एक डैमेज हुआ है तो बॉडी ऑटोमेटिकली बेटा यहाँ पे सेल डिवीजन करेगी, बिकॉज बॉडी सेल डिवीजन कर रही है ताकि वो जख्म वाला एरिया, वो डैमेज जो है ना वो रिपेयर हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या इस डिवीजन से बेटा आपकी बॉडी में कोई नया ऑर्गेनिज्म, कोई नई चीज़ बनेगी बेटा, नहीं बनेगी। सो दैट मीन्स growth in the unicellular organisms and growth in the multicellular organisms occurs in both. यूनिसेलर में भी ग्रोथ होगा, मल्टीसेलुलर में भी ग्रोथ है, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ द सेल्स। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो है ना वो उसका रिप्रोडक्शन भी है और उसका सेल डिवीजन भी है। लेकिन मल्टीसेलुलर के अंदर ऐसा नहीं है बेटा, मल्टीसेलुलर के अंदर ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा पेन चार्ज हो गया, मैं इधर दिखाना चाहता हूँ आपको क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ये मान के चलो एक बैक्टीरिया है या कोई ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म ने बेटा अपने जैसे 2 ऑर्गेनिज्म बनाए, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपने जैसे 2 ऑर्गेनिज्म बनाए, ठीक है ना। तो बनाएगा कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ना जब इसने अपने जैसे 2 ऑर्गेनिज्म बनाए बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया ऑर्गेनिज्म 1 और ये बन गया ऑर्गेनिज्म 2। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई है, यस। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हुए हैं, यस। ये क्लियर है ना।
तो क्या मैं इसको ग्रोथ बोल सकता हूँ? यस सर, इसको ग्रोथ बोल सकते हैं, है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे तो ग्रोथ हुई है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ। हुई है ग्रोथ कि नहीं हुए? दूसरा, क्या मैं बोलूँ कि इस बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन करी? यस, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना या ऑफस्प्रिंग्स को बनाना इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो दैट मीन्स इसमें रिप्रोडक्शन भी हुआ है। दैट मीन्स इसमें रिप्रोडक्शन भी हुआ है। तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका सेल डिवीजन, उनका ग्रोथ भी होता है और उनका सेल डिवीजन, उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। इस वजह से बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, तो प्लीज़ याद रखना, इस वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम बोलते हैं कि उनका सेल डिवीजन, उनका ग्रोथ एंड उनका रिप्रोडक्शन जो है ना, ये होते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, ये होते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। क्या होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। सो म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, ये क्या होते हैं? ये साथ साथ होते हैं। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होती है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होती है, दोनों में ग्रोथ होती है ना। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है, या सेल डिवीजन ही ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है। इस वजह से ये क्या बेटा? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। डन। लेकिन वहीं अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ अलग होगा और रिप्रोडक्शन अलग होगा बेटा, होगा ना। ग्रोथ अलग से होगा और रिप्रोडक्शन अलग से होगा। सो दैट मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डैश। बट वहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कभी भी म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो दैट मीन्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव, तो आंसर आएगा एक्सक्लूसिव। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स और एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो आंसर आएगा इंक्लूसिव इवेंट्स। डन। अब दूसरी बात जरा ध्यान से प्लीज सुनिए। अगर मैं आपको बोलूं बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, तो फॉर श्योर आप सारे आंसर करेंगे यस। आप आंसर करेंगे यस, है ना। अगर मैं आपको बोलूं सर नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, तो फॉर श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे नो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है कि लिविंग में भी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। कैसे? ज़रा समझते ध्यान से, नजर रखना प्लीज़ ध्यान से बेटा। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। ये मेरे घर में एक टेबल है बेटा, ठीक है। और इस टेबल का फॉर एग्जाम्पल लेंथ जो है ना बेटा, मान के चलो एक्स है। इस टेबल का लेंथ क्या है बेटा? एक्स है। डन। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने इस टेबल की जो एक्स लेंथ है बेटा, और फॉर एग्जाम्पल इसका मास था मान के चलो m1 में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने इस टेबल के साइड में कुछ और पार्ट ऐड कर दिया, ठीक है। इधर कुछ और पार्ट ऐड कर दिया, मान के चलो फॉर इसका लेंथ है y, ठीक है। और ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका भी तो कुछ मास होगा, मान के चलो m2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस नॉन लिविंग टेबल का पहले मास m1 था, है ना। फिर मैंने इसमें किसी मटेरियल का एडिशन कराया तो मास m2 हो गया, तो ओवरऑल मास m1 प्लस m2 हो गया। मान के चलो ये 3 ग्राम था, ये 2 ग्राम था, टोटल हो गया 5 ग्राम। तो बता इसका मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा? ऑफ कोर्स बढ़ा। तो इंक्रीज इन मास को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान के चलो बेटा ये कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ है ऐसे, ठीक है। ये कश्मीर के ऐसे खूबसूरत पहाड़ है। डन। और विंटर में बेटा इस पहाड़ के ऊपर हो गई बर्फ, तो ये हो गई भैया इस पे बर्फ, तो ये हो गई इस पे बर्फ। तो बताइए जल्दी जल्दी, क्या बर्फ पड़ने से इस पहाड़ का मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर बढ़ गया, मास इंक्रीज हो गया। तो बताओ ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? हुई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दैट मीन्स ग्रोथ जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, उसी तरीके से नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है। डन। लेकिन ग्रोथ इन द लिविंग एंड ग्रोथ इन द नॉन लिविंग में एक माइनर डिफरेंस है बेटा, ठीक है। ग्रोथ इन द लिविंग एंड ग्रोथ इन द नॉन लिविंग में माइनर डिफरेंस है। मैं इसका एक एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे ना ध्यान से, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेगा, है ना, और नॉन लिविंग भी ग्रो करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होगी ना बेटा, ये कभी भी इंटरनल ग्रोथ नहीं होगी। कहना मैं क्या चाहता हूँ कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, सुनना प्लीज ध्यान से, ठीक है। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंटरनल होती है। इंटरनल से मेरा कहने का मतलब है उसकी सेल्स में मटेरियल्स ऐड हो जाएंगे, उसकी बॉडी में सेल्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल ग्रोथ, ड्यू टू द एडिशन ऑफ द सेल्स, ड्यू टू द एडिशन ऑफ द मटेरियल्स इन द सेल्स, बॉडी ग्रो करती है। क्लियर? सो मतलब इंटरनल ग्रोथ है। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग मटेरियल्स को देखेंगे ना, इनमें कभी भी इंटरनल ग्रोथ नहीं होगा, इनमें ग्रोथ एक्सटर्नली होती है। आप अंडरस्टैंड करें ना, इनमें ग्रोथ कैसी होती है? एक्सटर्नली होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल्स। मतलब इनकी बॉडी पे मटेरियल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यहाँ हमने इस चीज़ को बाहर से ऐड कर दिया, यहाँ बर्फ ऐड होगी, तो ये डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल्स हो रहा है ना। तो इस डिपोजिशन वाली ग्रोथ को, डिपोजिशन, चीज़ें डिपॉजिट हो रही है बाहर से, ठीक है ना, इस डिपोजिशन की वजह से इनमें ग्रोथ कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। तो इनमें ग्रोथ कैसा होगा? एक्सटर्नल ग्रोथ होगा। डन। तो इस एक्सटर्नल ग्रोथ को इधर मैं ऐड कर देता हूं, इस एक्सटर्नल ग्रोथ को हम नाम देते हैं एक्रिएशन। क्या नाम देते हैं? एक्रिएशन, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्रिएशन। तो सबसे पहले प्लीज याद रखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरनल ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक्सटर्नल ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आंसर आएगा नॉन लिविंग मटेरियल्स, है ना। एक्सटर्नल ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स। डन। और एक्सटर्नल ग्रोथ को बेटा हम डिपॉजिटरी ग्रोथ भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मटेरियल्स का डिपोजिशन बाहर से हो रहा है, अंदर से कोई एडिशन नहीं हो रहा है। तो इस एक्सटर्नल ग्रोथ का और एक नाम क्या बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्रिएशन। क्लियर है? वही अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको अभी बोला बेटा वो एक्सटर्नली ग्रो करता है कि इंटरनली? तो उसमें ग्रोथ होती है इंटरनल। तो यहाँ पे होगी इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ कैसी होगी? बाय द एडिशन ऑफ मटेरियल्स इन द सेल्स और बाय द एडिशन ऑफ सेल्स। क्लियर है? सो इस इंटरनल ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक नाम देते हैं, इसको मैं इधर ऐड कर देता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्यूससेप्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शबाश इंट्यूससेप्शन। क्लियर है? तो ये दो बातें आप इधर ग्रोथ में याद रखेंगे। डन है ना। तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ का डिस्कशन क्या हो जाता है? खत्म। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने आज पढ़ी, सो दैट इज ग्रोथ, ठीक है। तो आपने देखा ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और इंक्रीज द मास। बिकॉज ग्रोथ को आप दो तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो इस वजह से बेटा हमने क्या बोला? ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ग्रोथ को अगर डिफाइन करना चाहे तो परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ ए सेल, ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जिसकी वजह से बेटा इसमें इंक्रीज मास बढ़ेगा या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंडिविजुअल्स होगा, तो इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ एनिमल में भी होती है, प्लांट में भी होती है। प्लांट की इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, एनिमल में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। प्लांट में इनडिटर्मिनेट क्यों होती है? बिकॉज उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जैसे रूट टिप होता है, जैसे शूट टिप होता है। क्लियर? फिर आपने देखा ग्रोथ यूनिसेलुलर में भी होती है और मल्टीसेलुलर में भी होती है। क्लियर? तो बिकॉज यूनिसेलुलर में भी है और मल्टीसेलुलर में भी है, लेकिन दोनों में ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है। जैसे यूनिसेलुलर के अंदर सेल जब डिवाइड करती है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, तो हमने बोला ये ग्रोथ हुआ, लेकिन वो उसका रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इस वजह से यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, या उल्टा भी आप बोल सकते हो। तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हो गए। वाइल एज मल्टीसेलुलर के अंदर ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। क्लियर है? इसके अलावा आपने देखा लिविंग भी ग्रो करता है और नॉन लिविंग भी ग्रो करता है। लेकिन लिविंग की ग्रोथ होती है इंटरनल, नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ को हम एक्रिएशन बोलते हैं एंड एक्सटर्नल ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंट्यूससेप्शन बोलते हैं। सो अब बिकॉज ग्रोथ लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है, ठीक है, इधर मैं ऐड कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। बिकॉज ग्रोथ लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो मुझे आप जल्दी जल्दी बताइए, क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है बेटा? तो नजर रखिए ध्यान से। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ना। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है। क्लियर है? बट ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइनिंग फीचर। बिकॉज हमने बोला था डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सारे एनिमल में मिलेगा बट किसी भी जो सारे लिविंग में मिलेगा बट किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन लिविंग भी क्या करते हैं? ग्रो। इस वजह से ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डन। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये खत्म हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चों को ग्रोथ दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सेट हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन।
तो रिप्रोडक्शन तो मेरे को वैसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रिप्रोडक्शन आप वैसे बहुत बार पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो। तो रिप्रोडक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं ना, रिप्रोडक्शन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाने की प्रॉपर्टी को हम रिप्रोडक्शन। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ग्रोथ तो आप समझ गए, कभी कभी डेवलपमेंट भी आता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक बार मैं बता देता हूँ। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट? ग्रोथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं, सो वी से डेवलपमेंट इज द ऑल राउंड ग्रोथ इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब ग्रो कर रहा होता है, और ग्रोथ के समय उसकी बॉडी में बहुत सारी बदलाव, बहुत सारी चेंज आती है, ठीक है ना। तो इन सारे बदलाव और इन सारी चेंज को बेटा एक साथ हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इधर मैं ऐड कर देता हूँ। सो व्हाट इज डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ change that occur in an organ or organism during lifetime, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी होती है एंड डेवलपमेंट भी होती है। डन, चलिए आगे चलते हैं। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का लिटरल मीनिंग क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मैं इधर ऐड कर देता हूँ पहले। तो नेक्स्ट करेक्टर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन? सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बनाना, ठीक है ना, अपने जैसे और लोगों को बनाना। तो इस अपने जैसे बनाने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। डन। दूसरा पॉइंट में इधर ऐड कर देता हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में, जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट फिर भी लिख देता हूँ मैं एक बार। आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, but essential for survival of species। क्या मतलब है इसका? कि रिप्रोडक्शन, मान के चलो एक इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन ना करने से एक इंसान की बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी जिंदा रहेगा। बट अगर इसने रिप्रोडक्शन पूरी स्पीशीज़ ने नहीं किया, एक स्पीशीज़ ने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, तो फिर स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं करेगी। तो एक इंसान के ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक पूरी स्पीशीज़ के ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐड कर देते हैं इधर, ये आपको अगेन अजीब लगेगा। मुझे बताइए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? नो। लेकिन फिर भी बेटा मैं लिख रहा हूँ इधर कि रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है ना, ये लिविंग, ऐसे लिख देता हूँ मैं, रिप्रोडक्शन जो है बेटा, इट डिफरेंशिएट्स, इट डिफरेंशिएट्स लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, मतलब ये दोनों में डिफरेंशिएट तो करता है। तो इस वजह से होना चाहिए डिफाइनिंग फीचर, बट स्टिल इट इज नॉन डिफाइनिंग,
ठीक है, ये फिर भी क्या है बेटा, नॉन डिफाइनिंग है। क्लियर है? अभी क्यों नॉन डिफाइनिंग है वो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ऑल्दो ये खाली लिविंग में होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। डन। नाउ ये भी आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा खाली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए दो पेरेंट्स, एसेक्सुअल में चाहिए खाली एक पेरेंट। यूनिपेरेंटल एंड बाईपेरेंटल फॉर श्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल में गेमीट्स नहीं बनते हैं, सेक्सुअल में गेमीट्स बनते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होता है, खाली माइटोसिस होता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल में माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फीचर्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मैं मेन ये बात एक्सप्लेन करूंगा व्हाई इट इज स्टिल नॉन डिफाइनिंग, जबकि ये एनिमल्स में होता है, लिविंग में होता है, लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होता है। क्लियर? तो एक बार देख लेते क्या लिखा है। रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है ऑर्गेनिजम्स को बनाना, बच्चों को बनाना जिनके फीचर या तो माँ बाप के जैसे होंगे या तो उनसे अलग होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में खाली एक पेरेंट चाहिए, सेक्सुअल में दो चाहिए। एसेक्सुअल में गेमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से नॉन गेमेटिक है, लेकिन सेक्सुअल में गेमीट्स बनते हैं, इस वजह से गेमेटिक है। एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है, जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट होती है, मतलब यहाँ बच्चा अपने माँ बाप के जैसा ही होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी माँ बाप के जैसा होता है और जेनेटिकली भी माँ बाप के जैसा ही होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती है, तो मतलब बच्चा मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अपने माँ बाप से अलग होगा। ऐसा बच्चा जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ऐसा बच्चा जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली अपने माँ बाप के जैसा ही है उसको हम क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो प्लीज़ याद रखेंगे क्लोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऐसा बच्चा जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अपने माँ बाप से अलग होगा उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन किन में होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। एंड क्लोन्स का फॉर्मेशन किन में होता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होती है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको आड़ी पता ही है बेटा, ठीक है। प्लांट्स में होती है, हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में होती है। एसेक्सुअल का प्लीज अब एग्जांपल याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इधर मैं ऐड कर देता हूँ, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाइज में होता है, ठीक है। फंजाइज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं, तो फंजाइज में होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? बाइनरी फिशन बेटा बैक्टीरिया में होता है, पता ही है आपको, है ना, बैक्टीरिया में होता है, और प्रोटोजोआ में, एमोबा में होता है। तो इनमें होता है बाइनरी फिशन, ठीक है। बडिंग जो है बेटा वो यीस्ट में देखने को मिलती है, यीस्ट आपने सुना ही होगा बेटा, यीस्ट के अंदर बडिंग होती है, ठीक है, ये प्लीज़ याद रखना। और एनिमल किंगडम के अंदर हाइड्रा हमने पढ़ा था, तो हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होती है। डन। नेक्स्ट बेटा फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, ये फंजाई में होता है। फ्रेगमेंटेशन फंजाई में होता है। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये फिलामेंटस एल्गे में होता है। फिलामेंटस एल्गे में होता है, ठीक है। और ये प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस में होता है, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, ठीक है, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। तो ये तीन एग्जाम्पल्स है बेटा जिनमें क्या देखने को मिलता है, जिनमें आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? और इसके अलावा बेटा आपको रिजेनरेशन प्रोसेस भी देखने को मिलता है। रिजेनरेशन आपको प्लेन एरिया में देखने को मिलता है, रिजेनरेशन आपको प्लेन एरिया में देखने को मिलता है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन। तो रिप्रोडक्शन आप समझ गए, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे और बच्चे को बनाना। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में बच्चा माँ बाप के जैसा नहीं होता है बिकॉज उसमें वेरिएशंस आती है। वेरिएशंस क्यों आती है हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं आती है बिकॉज वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, वहाँ मियोसिस नहीं होता है। सेक्सुअल में मियोसिस होगा तो इस वजह से वेरिएशन आएगा, एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होगा इस वजह से वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। डन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स क्या है? एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन इज अ एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन इज अ एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन इज अ एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजेनरेशन इज अ एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किन में होता है मैंने इधर एग्जांपल्स लिखे, तो ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। डन। नाउ आते हैं मेन मुद्दे पे।
ज़रा इस बंदे को ध्यान से देखिए, इसको आपने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे बता हमने इसको क्या नाम दिया था, हमने इसको म्यूल बोला था, याद है? तो हमने इसको बोला था म्यूल, म्यूल, है ना। यहाँ पे आप हनी बीज को देख पा रहे हो बेटा पिक्चर में, है ना। तो आपको यहाँ पे एक ड्रोन हनी बी दिखाई दे रहा है, ये ड्रोन हनी बी है, ठीक है। ये वर्कर हनी बी है, ये वर्कर हनी बी है, और एक हनी बी होती है क्वीन हनी बी, क्वीन हनी बी, ठीक है। अब ज़रा नज़र रखिए ध्यान से, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है। म्यूल एक लिविंग एनिमल है ना, म्यूल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ये रिप्रोडक्शन कर पाता है? नहीं कर पाता, हमने अभी पढ़ा था। म्यूल लिविंग तो है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। हनी बीज के अंदर 3 हनी बीज होते हैं, क्वीन हनी बी, ड्रोन हनी बी, वर्कर हनी बी। क्वीन हनी बी रिप्रोडक्शन करती है, ड्रोन हनी बी रिप्रोडक्शन करता है, बट क्या वर्कर हनी बी रिप्रोडक्शन कर पाता है? नहीं कर पाता है। वैसे मान के चलो एक कपल है, शादीशुदा कपल है बेटा, ठीक है, इनकी शादी के बहुत साल हुए हैं बट ये बच्चा पैदा नहीं कर, बिकॉज रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चा पैदा करना होता है। तो क्या ये कपल बेटा डेड है कि लिविंग? ये तो लिविंग कपल है ना, बट फिर भी ये बच्चा नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। सो दैट मीन्स बेटा रिप्रोडक्शन ऑल्दो एनिमल्स में होता है, रिप्रोडक्शन ऑल्दो नॉन लिविंग में नहीं होता है। बट हमने बोला था डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सारे एनिमल्स में हो। इट मस्ट ऑकर इन 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ आप देख सकते हो वर्कर लिविंग तो है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, म्यूल लिविंग तो है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इनफर्टाइल कपल लिविंग तो है बट रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पा रहा है ना। इस वजह से बेटा रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने इधर लिखा था कि रिप्रोडक्शन ऑल्दो मेल एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट तो करता है बट ये डिफाइनिंग नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? बिकॉज ये सारे लिविंग में नहीं होता है, ये कुछ लिविंग में होता है और कुछ में नहीं होता है। और जिनमें नहीं होता है बेटा उनकी एग्जाम्पल आप प्लीज़ याद रखेंगे। उनमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? म्यूल आएगा, वर्कर हनी भी आएगा और इसके अलावा इनफर्टाइल कपल आएगा। डन। तो एक बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सो क्या लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, एक बार फटाफट से मैं पढ़ लेता हूँ इसको आप लोगों के लिए। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग मोर और सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स बेटा, मतलब जिनमें फीचर्स या तो अपने माँ बाप के जैसे होंगे या तो डिफरेंट होंगे। माँ बाप के जैसे किन में होते हैं? एसेक्सुअल में। डिफरेंट किन में होते हैं बेटा? वो होते हैं सेक्सुअल में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रियलिटी में हम दोनों रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे होते हैं, दोनों रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द सेक्सुअल मीन्स एज वेल एज बाय द एसेक्सुअल मीन्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे फंजाई मल्टीप्लाई एंड सेपरेट इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, अभी मैंने बताया। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। इन प्लेनेरिया जैसे फ्लैट, प्लेनेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म, वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेशन, ठीक है। दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फंजाई, filamentous algae, protonium of mosses, all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae, amoeba, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ, जो मैंने ऑलरेडी बोला म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। Hence, we notice that single-celled organisms, we are not very clear about the usage of these terms. Growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce, a mule, fertile worker bees, infertile couples. Hence, reproduction is also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organisms. Of course, non-living objects is capable of reproducing or replicating. Is again pen बैठ गया, तो of course no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. डन। तो ये पुरानी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया था, आई होप आपको ये समझ आ भी गया होगा। डन है। अभी आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट कैरेक्टर को पढ़ने वाले हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। नाउ कॉन्शियसनेस के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है? कॉन्शियसनेस जो है ये टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, ठीक है, हम महसूस कर पाते हैं।
तो ये फील करना, ये सेंस करना, ये महसूस करना, इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको आइडिया है कि अंधेरा है कि रोशनी है, ठीक है, खुशी है कि गम है, सही है कि गलत है, ठीक है ना, दिन है कि रात है, ठीक है, आप आवाज़ सुन पाते हो, आप चीज़ों को देख पाते हो, तो ये सब कुछ किस में आता है? कॉन्शियसनेस में आता है। तो अगर मैं कॉन्शियसनेस को एकदम सिंपल तरीके से डिफाइन करूं, व्हाट एक्चुअली कॉन्शियसनेस मीन्स, तो मैं बोलूँगा अपने सराउंडिंग्स की अवेयरनेस को होना, ठीक है, अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस का होना, और फिर उस अवेयरनेस के हिसाब से अपनी सराउंडिंग के अलग अलग स्टिमुलाइज को रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। एक तो ये आइडिया होना कि आसपास में क्या है, और फिर जो आसपास से आपकी बॉडी में स्टिमुलसेस आते हैं, उन स्टिमुलसेस को रेस्पॉन्ड करना, उनका जवाब देना बेटा, इसी को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मैं इधर एक बार लिख देता हूँ। सो एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट बेटा, ठीक है ना। एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड टू रेस्पॉन्ड द एनवायरनमेंट बेटा इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। सो अपने आसपास के माहौल को समझना, उसको महसूस करना, और फिर आसपास के माहौल से आपको क्या क्या स्टिमुलस मिलता है, जैसे रोशनी का स्टिमुलस मिलेगा, लाइट का स्टिमुलस मिलेगा, साउंड का स्टिमुलस मिलेगा, ऑल दैट है। फिर इन स्टिमुलस को रिसीव करके इनको रिस्पॉन्ड करना, इसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं इधर लिख भी दूँ एक बार बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है, एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो इस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। डन। तो कॉन्शियसनेस जो है बेटा, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है। कैसे? बिकॉज जो कॉन्शियसनेस होगा बेटा, वही तो रेस्पॉन्ड करेगा। दीवार को आप कितनी भी गालियाँ दो, दीवार को आप कितनी भी सुनाओ समझाओ, वो क्या कुछ समझ पाएगी? नहीं। क्या वो कुछ? दीवार को आप कितने भी लात मारो बेटा, क्या वो वापस लात मारेगा? नहीं। वाई? बिकॉज उसके पास बेटा ये कॉन्शियसनेस का फीचर है नहीं। जिसके पास कॉन्शियसनेस का फीचर होगा वो रेस्पॉन्ड करेगा, और अगर वो रेस्पॉन्ड करेगा दैट मीन्स आप उसको आराम से बेटा देख सकते हो, ऑब्वियस हो जाएगा आपके लिए कि भैया इसमें कॉन्शियसनेस है। जो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, सो दैट मीन्स उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है बेटा। क्लियर है? नाउ हमारी बॉडी के अंदर जब ये स्टिमुलसेस आते हैं, इधर स्टिमुलस मैंने लिखा था तो इधर स्टिमुलस लिखा हुआ है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये स्टिमुलसेस आते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, तो इन स्टिमुलसेस को बेटा एक कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म जिसके पास कॉन्शियसनेस का क्वालिटी होगा, वो इन स्टिमुलसेस को बेटा परसीव कर सकता है बाय हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एज सेंस ऑर्गन्स। तो स्टिमुलसेस जो होते हैं बेटा, वो हमारी बॉडी में परसीव किए जाते हैं, परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, बाय सेंस ऑर्गन्स। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई फिजिकल स्टिमुलस आ सकता है, कोई केमिकल स्टिमुलस आ सकता है, कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलस आ सकता है, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म बेटा इस फिजिकल, इस केमिकल एंड इस बायोलॉजिकल स्टिमुलस को परसीव कर सकता है, और परसीव करके बेटा फिर उसको रेस्पॉन्ड कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है बेटा? ये कॉन्शियस है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा बेटा, नाउ जब आपने बेटा इस स्टिमुलस को रिसीव करा, सुनना ध्यान से, जब आपने इस स्टिमुलस को रिसीव करा, तो रिसीव करने के बाद बेटा एक कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म इस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड भी करेगा। तो मतलब ये स्टिमुलस का क्या देगा? रेस्पॉन्स देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आंखों पर रोशनी पड़ी, ठीक है, तो मैं इस रोशनी को रिएक्ट करूंगा। मेरे को लगा कि मेरी तरफ कोई खतरनाक चीज़ दौड़ रही है, तो मैं उल्टी दौड़ लगाऊंगा, ठीक है। सो मतलब मैं हर एक स्टिमुलस को, मैंने बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनी तो मैं एटलीस्ट अपना सर तो मोड़ दूंगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मतलब हम हर एक स्टिमुलस को जब बॉडी में रिसीव करते हैं ना, तो हम उसको फॉर श्योर बेटा किसी तरीके से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, है ना। सो ये रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी जो है, मतलब एक तरीके से कोई विजिबल चेंज आपको दिखाई देगा ऑर्गेनिज्म में, विजिबल चेंज, ठीक है, विजिबल चेंज और रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो विजिबल चेंज एंड रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ऑर्गेनिज्म में, तो इसी विजिबल चेंज एंड रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? नाउ
ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा, ठीक है, जिनमें कॉन्शियसनेस की क्वालिटी होती है, तो अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से बोलूं तो उनमें दो करेक्टर तो फॉर श्योर होंगे होंगे। करेक्टर नंबर 1, दे कैन सेंस द थिंग्स, ठीक है। करेक्टर नंबर 2, दे विल रेस्पॉन्ड द थिंग्स। डन। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेंस एंड रेस्पॉन्ड करने की क्वालिटी है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेंस एंड रेस्पॉन्ड करने की क्वालिटी है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्शियस। डन। तो स्टिमुलस मैंने आपको बता दिया स्टिमुलस किस किस टाइप का होता है। तो स्टिमुलस 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यहां तो क्लियर है। नाउ जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सुनना प्लीज ध्यान से, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर कॉन्शियस बेटा, ठीक है। चाहे वो सिंगल सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी तरीका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ क्वालिटी दैट इट कैन रेस्पॉन्ड टू द थिंग्स एंड इट कैन सेंस द थिंग। इवन प्लांट्स भी चीज़ों को सेंस करते हैं, बैक्टीरिया भी चीज़ों को सेंस करता है। अब लेवल ऑफ सेंस करना थोड़ा वेरी कर सकता है, बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया का चीज़ों को क्या कर सकता है बेटा? सेंस कर सकता है। ये क्लियर हुआ? सो दैट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियस। डन। लेकिन दुनिया का कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा चीज़ों को सेंस नहीं कर सकता। सो अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, कॉन्शियसनेस एक ऐसी कैरेक्टर है जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, बट दुनिया के किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दैट मीन्स बेटा फिर कॉन्शियसनेस क्या है? आप खुद बताइए, कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर तो मतलब कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है और एक डिफाइनिंग फीचर भी है। तो आपसे कोई पूछे क्यों ये दोनों है, तो आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बिकॉज एनिमल में पाया जाता है, और डिफाइनिंग इसलिए बिकॉज ये खाली एनिमल में होता है, ये दुनिया के किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को नहीं मिलता। क्लियर है? नाउ इंसान जो है बेटा, बिकॉज इंसान बहुत मोस्ट एडवांस्ड एनिमल माना जाता है, ठीक है, हाईली एडवांस्ड एनिमल माना जाता है, तो इंसान बेटा सेल्फ कॉन्शियस भी होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इंसानों में क्या देखने को मिलती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब हम अपने आसपास की चीज़ों के, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, हम उसको भी क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। मतलब वी आर अवेयर अबाउट अवर सेल्व्स ऑल्सो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। डन। तो खत्म हो गया कॉन्शियसनेस भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। सो हमने अभी तक ग्रोथ फिनिश कर लिया, हमने रिप्रोडक्शन फिनिश कर लिया, और हमने कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ के बारे में आपने देखा, इट वाज नॉट ए डिफाइनिंग क्वालिटी, रिप्रोडक्शन वाज नॉट ए डिफाइनिंग क्वालिटी, बट कॉन्शियसनेस के बारे में आपने पढ़ा, कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियस फीचर बेटा। रीजन मैंने आपको बताया कैसे, और प्लस आपने याद रखा कॉन्शियसनेस जो है इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा। डन। तो एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते क्या लिखा हुआ है। तो perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and to respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organs beta. Plant respond to the external factors like light, water and temperature, other organisms, pollutants, etc. All organisms from prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues. Very very important, याद रखना। Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemicals entering their body. All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself. मतलब है इसमें self consciousness. Consciousness therefore becomes the defining property of living organisms. ये clear है? When it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state. We observe patients lying in the coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness, or such patients however never come back to normal. ये तो अलग कहानी है। तो मतलब कोमा वाले पेशेंट जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, बट उनमें भी बाकी चीज़ों को सेंस करने की क्षमता होती है। मतलब कॉन्शियस तो है बट सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। डन। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। सो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आपको बचपन से ये चीज़ तो पता ही है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एक लिविंग सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है, ठीक है ना, एक लिविंग सेल के अंदर
जितनी भी रिएक्शन चल, जैसे अगर आप मान के चलो इस लिविंग सेल को देखेंगे, मैं आपको और एक पिक्चर भी शायद दिखाना चाहता था, चलो कोई नहीं। तो मान के चलो आप ये लिविंग सेल देख रहे हैं, इसमें आपको हज़ारों रिएक्शन एक साथ चलती हुई दिखाई देंगी। सो सम टोटल ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस, ठीक है ना, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही है, तो सम टोटल ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ all the biochemical reactions, ठीक है, of all the biochemical reactions, all the biochemical reactions occurring in a cell, occurring in a cell को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। क्लियर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर्स की फीचर है जो दुनिया में खाली लिविंग में देखने को मिलेगा, मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ये कभी भी किसी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता। सो दैट मीन्स इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। तो मेटाबॉलिज्म क्या बन गया, डिफाइनिंग फीचर बन गया। क्लियर है। नाउ मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है, आपको ये ऑलरेडी पता ही है बेटा, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। नाउ एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जहां पे हम चीज़ों को बनाते हैं, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, जहां पे चीज़ों को बनाया जाए। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कुछ, ठीक है, एनाबॉलिज्म में मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ ऐसे, जैसे दैट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसमें चीज़ों को बनाया जाए, ठीक है ना, मतलब बिल्डिंग अप रिएक्शंस हो बेटा, बिल्डिंग अप रिएक्शंस हो, मतलब चीज़ों को बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, या इसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, बिकॉज यहाँ हम किसी चीज़ को क्या करें, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्लियर है। नाउ जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम फॉर श्योर क्या करते हैं, हम सिंपल चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यूज़ सिंपल मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनको कन्वर्ट करते हैं किस में, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स या कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को बनाते हैं, ठीक है ना। नाउ जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को बनाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है, एनर्जी इज यूज्ड अप, एनर्जी इज यूज्ड अप। तो अगर एनर्जी यहाँ यूज़ हो रही है तो फिर ये एक्सोथर्मिक तो नहीं होगी, फिर ये क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले सकते हो। डन। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एनाबॉलिज्म। डन। तो कैटाबॉलिज्म इज अपोजिट ऑफ दिस, ठीक है, कैटाबॉलिज्म इज अपोजिट ऑफ दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कैटाबॉलिज्म इज अपोजिट ऑफ दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल नज़र रखिए, जैसे कैटाबॉलिज्म में हम चीज़ बनाएंगे नहीं, हम उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बिल्डिंग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो इधर ऐड कर देता हूँ मैं, कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन रिएक्शंस होंगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ चीज़ें तोड़ी जा रही है, तो ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा, ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पहले हम सिंपल मटेरियल्स को कन्वर्ट करते थे कॉम्प्लेक्स में, यहाँ उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल मटेरियल्स में, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंपल में, ठीक है।
एनाबॉलिज्म में हम एनर्जी को यूज़ करते थे ना, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। ना जिसमें एनर्जी रिलीज होती है बेटा, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है, तो ये होगी एक्सोथर्मिक, ये होगी एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ये होगी एक्सोथर्मिक। क्लियर है। सो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस। डन है। नाउ मान के चलो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ये समझना प्लीज ध्यान से बेटा, मेरे पास क्या है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिएक्शन करवा रहा हूँ, मान के चलिए फॉर मैं इसमें फोटोसिंथेसिस कराना चाहता हूँ। तो मैंने फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा इसमें क्लोरोफिल डाला, मैंने लाइट दे दी, ठीक है, मैंने फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स दे दिए, ठीक है ना, मतलब वो सारी चीज़ें दे दी जो नेचुरल फोटोसिंथेसिस में होती है। ना जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो मुझे बताओ क्या इस टेस्ट ट्यूब को मैं एक लिविंग स्ट्रक्चर बोलूँगा? सोच के बताओ, क्या मैं इस टेस्ट ट्यूब को एक लिविंग स्ट्रक्चर बोलूँगा? तो नजर रखिए प्लीज ध्यान से। तो मैं इस टेस्ट ट्यूब को लिविंग स्ट्रक्चर तो नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, बिकॉज कि इसमें एक लिविंग रिएक्शन हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं इस बेसिस पे इसको लिविंग रिएक्शन तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं इसको लिविंग स्ट्रक्चर तो नहीं बोलूँगा, बट आई कैन से कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। लेकिन इस लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शन के होने की वजह से, ठीक है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है बेटा, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ना तो एक लिविंग स्ट्रक्चर है ना तो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। आपकी एनसीईआरटी भी कुछ ऐसे लिखती है कि जब भी हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, जब भी हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाते हैं आउटसाइड द बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा दी, ठीक है ना, तो बिकॉज मैं टेस्ट ट्यूब में एक मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहा हूँ तो उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं बनेगा। सो मतलब इट इज नीदर लिविंग नॉन लिविंग। क्लियर है। बट ये रिएक्शन जो इसमें हो रही है ना बेटा, वो क्या है बेटा, वो एक लिविंग रिएक्शन है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो शॉर्टकट में मैं कर देता हूं कि कभी भी कोई भी रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी नॉन लिविंग मटेरियल में हो, वो नॉन लिविंग मटेरियल बिकॉज के रिएक्शन उसमें हो रहा है वो कभी लिविंग नहीं बन सकता। हाँ, वो रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है फॉर श्योर। ये क्लियर हुआ ना। तो याद रखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, और ये इसके दो टाइप्स भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं हम। तो ये आप घर पे पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है, मैंने आपको पूरा बता दिया। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बेटा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। सबसे नीचे होती है सेल, फिर होता है ऑर्गन, पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका हूँ, फिर होता है ऑर्गन सिस्टम, OS शॉर्ट में ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम से बनता है बेटा ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। तो दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया जल्दबाजी में। तो सेल से बनता है टिश्यू, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन SYS मतलब सिस्टम, ठीक है ना। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपको खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, ठीक है, ये नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है बेटा, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ जो लिविंग वर्ल्ड है वो क्या हो जाता है, ख़त्म। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, दैट इज़ गोइंग टू बी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहां हम नॉमेनक्लेचर एंड ऑल दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़।